नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा और मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं अहम जानकारी। हरिद्वार से ये बड़ी खबर, जहां आज हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। करीब 2:30 बजे के आसपास गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे और संस्कृत विश्वविद्यालय बादराबाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर संस्कृत गंगा संगम 2025 समापन समारोह में प्रतिभागियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री और कार्यक्रम के बाद 4:30 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे धामी। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन को जब संबोधित करेंगे कि मुख्यमंत्री धामी, तो देखना होगा कि प्रतिभागियों की जो मोटिवेशन है वो कैसे करते हैं। और आपको बता रहे हैं 4:30 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां कर ली है। संस्कृत गंगा संगम 2025 समापन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। बड़ी जानकारी, जहां हरिद्वार दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, जिसके बाद 4:30 बजे के लिए देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। और इस दौरान प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कई कार्यक्रम आज उनके प्रस्तावित। हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम धामी, पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, जहां पर कि वो संस्कृत विश्वविद्यालय बादराबाद में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर कि संस्कृत गंगा संगम 2025 समापन समारोह आयोजित किया गया है। वहां पर संबोधन करेंगे, प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए भी नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जिसके बाद कार्यक्रम के बाद 4:30 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सबसे पहले हरिद्वार पहुंचेंगे, वहां पर प्रतिभागियों से संवाद करते हुए नजर आएंगे और जिसके बाद देहरादून के लिए वो रवाना होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज हरिद्वार, उसके बाद देहरादून के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे, क्या कुछ अपडेट उनके दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। जो खबर है वो ये कि 2:35 पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष है आशुतोष शर्मा, पार्टी के जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी हैं, तमाम जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करेंगे। वहीं 2:55 पर हैदराबाद स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगम रखा गया है, संस्कृति सम्मेलन जिसे बताया गया है, उसका में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद 4:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना होंगे और सीएम की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चाक चौबंद सुरक्षा की गई है, वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं और पुलिस और प्रशासन लगातार मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए चौकन्ना नजर आ रहा है। जी दुर्गा जी हर्ष, अगर बात करें संस्कृत गंगा संगम 2025 समापन समारोह की, तो यहाँ पर संबोधन भी देते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लेकर जिस तरीके से पर्यटन स्थल बनता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिलती जा रही है उत्तराखंड को, उसको भी संबोधित कर सकते हैं आज मुख्यमंत्री। बिल्कुल, ये 2 दिवसीय यहाँ पर समागम हुआ था। कल इसका शुभारंभ जो उच्च शिक्षा मंत्री है उत्तराखंड के धन सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे थे, वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर पहुंचे थे। तो इस 2 दिवसीय जो कार्यक्रम का समापन है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समापन के कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और खबर यह है कि उत्तराखंड की को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सनातन संस्कृति पूरे देश में और विदेश में यहाँ पर अपनी अलग छाप छोड़ रही है, उसको लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और यहाँ पर विदेश से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कजाकिस्तान, रूस समेत मलेशिया, कई लोगों के यहाँ पर देशों के यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें कल डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और इस दौरे को देखते हुए यहाँ पर पूरे विश्व में भारत की एक अलग छाप बन रही है। वहीं जो संस्कृत हमारी भाषा है उसको लेकर पूरे विश्व में एक अलग पहचान बन रही है, जिससे सनातन का जो परचम है पूरे विश्व में लहरा रहा है। जी हर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, जिसके बाद देहरादून के लिए वो रवाना होंगे। इस दौरान संस्कृत गंगा समागम 2025 में इसके समापन के लिए
संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे, जहां प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय बहादुराबाद में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर संस्कृत गंगा संगम 2025 समापन समारोह आयोजित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन कार्य को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद करीब 4:30 बजे देहरादून के लिए वो रवाना होंगे। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया बने हैं। ये बड़ी जानकारी, वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी बने उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया। 1993 बैच के अधिकारी है रंजन कुमार मिश्र, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही मुख्य वन संरक्षक यानी कि पीसीसीएफ का पदभार संभालेंगे। और आपको बताएं, वर्तमान मुखिया समीर सिन्हा सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसके बाद ये पद की नियुक्ति की गई है। मिश्र का पर्यावरण और वन प्रबंधन में लंबा अनुभव रहा है, जिसके तहत ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी उत्तराखंड में वन विभाग के नए मुखिया बनाए गए हैं। यहाँ पर अधिकारी रंजन कुमार मिश्र, जो कि 1993 बैच के यहाँ पर सदस्य रहे हैं। शासन ने नियुक्ति के आदेश अब जारी कर दिए हैं। जल्द ही मुख्य वन संरक्षण यानी कि पीएफसी के यहाँ पर अधिकारी बनाए जाएंगे और जल्द ही कार्यभार संभालते हुए वो नजर आने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, जहाँ मिश्र का पर्यावरण एवं वन प्रबंधन में लंबा अनुभव रहा है, वो सेवानिवृत्त भी रह चुके हैं और वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी बनेंगे। उत्तराखंड वन विभाग के 1993 बैच के अधिकारी रह चुके हैं रंजन कुमार मिश्र। वही उत्तरकाशी के बड़कौट में आयोजित रवाई शरदोत्सव के चौथे दिन की सांस्कृतिक संध्या लोक संस्कृति को समर्पित रही। उत्तराखंड के यहाँ पर स्वर कोलिक रेशमा शाह और प्रसिद्ध लोक गायक रजनीकांत सेमवाल ने अपनी शानदार प्रस्तुति से पंडाल को झूमने पर मजबूर कर दिया। पहाड़ी धुनों, जोशीले गीतों और दर्शकों के उत्साह ने माहौल को यादगार बना दिया। नगर पालिका की ओर से आयोजित ये शरदोत्सव स्थानीय संस्कृति, कला और पर्यटन का बड़ा आकर्षण बनता हुआ नजर आया। सबसे पहले तो मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को प्रणाम और नमन करती हूँ। और जो ये रवाएं शरदोत्सव जो हो रहा है नगर पालिका की तरफ से, तो हम लोग यहाँ आज कार्यक्रम में थे और बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारा एंजॉय किया। और इस तरह के जो हमारे कार्यक्रम जो कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड के संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। और जैसे नए जनरेशन, हमारे जो नए बच्चे हैं, उनको एक लगाव हो रहा है कि हमारा कल्चर क्या है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के जो मेले होते हैं, तो यहीं से हमारी एक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और एक परिचय जाता है। और खासकर ये रवाई घाटी यानी कि बड़कोट माँ यमुना जी की पावन भूमि है और मुझे इस भूमि से बहुत प्यार, बहुत बड़ा सम्मान मिला। और आज रात्रि में तो लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से आप लोग यहाँ उत्तराखंड के वरिष्ठ कलाकार और क्षेत्र के कलाकार, क्षेत्र की जो हमारी लोक संस्कृति है, इस मंच में जो लोक दिखा रहे हैं, तो यह इससे हमारी संस्कृति बढ़ रही है। मैं आप सबको अग्रिम बहुत सारी शुभकामना देना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे रवाई घाटी हो, चाहे जौनपुर हो, हमारा जौनसार हो, चाहे वो कुमाऊं हो, हमारा उत्तराखंड में इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे, इससे जो हमारी भूली बिसरी संस्कृति है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो मेरी आप सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना प्यार जो जनता ने बड़कोट में दिया। मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले तो रवाई के जो लोग हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत रवाई महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से नगर पालिका बड़कोट ने इस रवाई महोत्सव का आयोजन किया है, इससे हमारी जो लोक संस्कृति है उसको संरक्षण, संवर्धन और उसका प्रचार प्रसार के लिए ये किया जा रहा है। इसके लिए मैं
नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इन मेलों से हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो रूबरू होती है, वो जान सकती है कि हमारे जो लोकगीत हैं या लोक जीवन शैली है उसको हम किस तरीके से हम जीते हैं, हमारे पूर्वज जीते आए हैं। उसी तरीके से नई पीढ़ी तक जब हमारी यह लोक संस्कृति पहुंचेगी तो ये हमारा जो रवाई का कल्चर है या पूरे उत्तराखंड का कल्चर है वो आगे हमारे देश विदेश तक पहुंचेगा। और यही हम सब का कार्य है और हम सब का कार्य रहना भी चाहिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने कल्चर से जुड़े। भले वो आज की युग में डिजिटल युग आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हम लोग अपने इन मेले थोलों से जुड़े रहते हैं, इसी वजह से हमें जुड़े रहना भी चाहिए ताकि हम वो भी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कृति से जोड़े रखें। इसलिए ये मेले से हम जुड़े रहें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का सफल समापन हो चुका है। पीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के मुताबिक इस बार आपदा के बावजूद यात्रा सुरक्षित रही और 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। अब राज्य सरकार और बीकेटीसी शीतकालीन यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं उन्होंने श्रद्धालुओं से देवभूमि आकर शीतकालीन धामों के दर्शन करने की भी अपील की है। देखिए, यात्रा जिस प्रकार से लोगों की आस्था उत्तराखंड में इस चार धाम को लेकर, उत्तराखंड की चार धामों को लेकर देश नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है कि तीर्थयात्री पहुँचते हैं। और इस बार 50 लाख लोगों ने जो है कि यहाँ पर दर्शन किए थे, जिसमें से 18 लाख लोग जो है कि केदारनाथ जी में और लगभग 16.5 लाख जो 25 नवंबर को जो कपाट बंद हुआ था, यहाँ पर भारी संख्या में जो है कि तीर्थयात्री पहुँचे हैं। और इस बार जो सारी व्यवस्थाएँ थी, आपदा के बाद, इस भारी आपदा के बावजूद भी जो लोगों की श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं आई और लगभग जो है कि सारे धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या जो है कि जिस प्रकार से रहनी चाहिए थी उससे अधिक संख्या में जो है कि वहाँ पर रही है। और हमारे 25 तारीख को ये पूरे विधिवत चारों धाम, अंतिम धाम हमारा बद्रीनाथ जी का कपाट बंद हो चुका है। शीतकालीन यात्रा के लिए जो है कि हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसमें पर्यटन विभाग और हमारा धर्मस्व विभाग जो है कि उसको लेकर पूरी तैयारियां कर रहा है। पर्यटन विभाग उसका पूरा प्रचार प्रसार का काम कर रहा है और हमारी जो मंदिर समिति और शासन प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से जो है कि यात्रियों की जो दर्शनों के लिए शीतकाल के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हम लोगों ने पूरी एक कार्य योजना बनाई है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सब पूरे देशवासियों से आग्रह करूँगा कि आप आइए और इस शीतकालीन में भी भगवान केदारनाथ जी और केदारनाथ जी की जो शीतकालीन गद्दी है जो ऊखी मठ में है और बद्रीनाथ जी की पांडुकेश्वर और जोशी मठ में है, आप आइए और भगवान के आशीर्वाद का लाभ लीजिए। तो वहीं देहरादून डीएम सविन बंसल ने कलेक्टर सभागार में राइफल क्लब फंड से 7 जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस दौरान चिकित्सा, मकान मरम्मत सहित अन्य जरूरतों के लिए चेक भी वितरित किए गए। वहीं उन्होंने बताया कि पहले ये फंड हथियार लाइसेंस और नवीनीकरण में उपयोग होता था, लेकिन अब जिले के गरीब, असहाय और योजनाओं से वंचित लोगों की मदद के लिए इसका सदुपयोग किया जा रहा है। देखिए, ऐसे समाज वर्ग में कई ऐसे फैमिलीज हैं, परिवार हैं जिसमें कोई फैमिली ट्रेजेडी हो गई है या गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। किसी में अर्निंग मेंबर की आकस्मिक निधन हो गया है, किसी में दिव्यांग हो गए अर्निंग मेंबर या माता और कोई आय का साधन नहीं है और बच्चे अध्ययनरत हैं स्कूल में या कॉलेज में और जो एक मिनिमम इनकम चाहिए एक फैमिली को, परिवार को संचालन के लिए, वो भी शेष नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ केसेस को तो हम ऑनरेबल सीएम विवेकाधीन कोष को रेफ़र करते ही हैं और कुछ केसेस में इमीडिएट उनको असिस्टेंस की जहाँ पे आवश्यकता प्रतीत होती है, तो जो हमारा राइफल क्लब है जहाँ पे जितने भी हमारे शस्त्र के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वहाँ पे उनसे अकाउंटेड कंट्रीब्यूशन जो रिप्लेनिश होते हैं अकाउंट में, उसके जरिए उनको उनकी परिस्थितियों अनुसार चेक के माध्यम से पेमेंट्स की जाती हैं, सहायता प्रदान की जाती है। तो ऐसे आज 7 परिवारों को मदद करने का प्रयास किया गया है कि जिससे जो उनका एक समावेश और जो संचालन रुका हुआ है, जीवन यापन रुका हुआ है, उसमें कुछ स्टिमुलस मिल सके, कुछ एनर्जी मिल सके जिससे वो आगे अवरोध को ओवरकम करते हुए
अग्रतर पथ पर चल सकें। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड के बीच लोगों की सेहत पर असर साफ दिखने लगा है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में रोजाना 100 से भी ज्यादा मरीज सर्दी, जुकाम और वायरल फीवर की शिकायत के साथ पहुंच रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार जी कौल के अनुसार तापमान में गिरावट के साथ ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने सलाह दी है कि लोग ठंडे पानी से नहाने और पीने से बचें और गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। तो जैसा कि देहरादून में काफ़ी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है। मौसम का अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो सुबह और शाम को ज़्यादा ठंड रहती है, दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हमारे पास आजकल ओपीडी बेसिस ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो फ्लू वाले आ रहे हैं। खांसी, बलगम, ज़ुकाम, हेडेक जिसे कॉमन फ्लू कहते हैं, राइनोरिया, राइनाइटिस वाले के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब गले के इन्फेक्शन वाले, छाती के संबंधित इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो वहीं उत्तराखंड लोक विरासत 2025 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोक संस्कृति का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने विरासत भी विकास भी के मंत्र के साथ उत्तराखंड में हो रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण को उल्लेखनीय बताया। वहीं सीएम धामी ने रिंगाल, काष्ठकला, ऊनी वस्त्रों सहित लोक धरोहर को आर्थिक आधार बताते हुए इन्हें वैश्विक मंच देने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी झील में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप 2025 और चतुर्थ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2025 का भव्य समापन किया। 22 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनाने और 23 नई खेल अकादमियां स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और खेल भावना को असली जीत बताया। तो वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस सीजन में 29,162 पर्यटक पहुंचे और पार्क ने 81 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया। वहीं आपको बता दें कि धराली आपदा के बावजूद आय में वृद्धि हुई। पार्क में 50 से भी ज्यादा कैमरे ट्रैप लगाए गए हैं, जिससे कि वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं अगले वर्ष गेट 1 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के द्वार जो है पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बार जो है गंगोत्री नेशनल पार्क में लगभग 29,100 के करीब पर्यटक आए। इस बार जो है हमारे गौमुख ट्रैक पे करीब 10,500 से अधिक पर्यटक गए हैं और गड़तांगली को लगभग 13,500 पर्यटकों ने भ्रमण किया है और यही करीब 3,500 नेलोंग वैली को में गए हैं पर्यटक। और इस बार हमारा राजस्व लगभग जो है 81 लाख रुपए का राजस्व हमको प्राप्त हुआ है। और आज जो है क्योंकि शीतकाल अब आ गया है और आज जो है 30 नवंबर का दिन है, तो आज जो है हमारे पार्क के गेट पर्यटकों के लिए बंद हो रहे हैं और अब अगले साल जो है 1 अप्रैल से जो है पुनः पार्क के गेट जो है पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अखाड़े की बैठक पर विवादित बयान देने और संतों की मर्यादा का उल्लंघन करने के आरोप में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मोहन भारती ने महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद और इसी के साथ प्रबोधनानंद को तत्काल प्रभाव से अखाड़े से निष्कासित किया। वहीं अन्य संतों के संलिप्त पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।